गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका होता है सीटेट जो आपका सीटेट का ये आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो भी शिक्षकगण सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि यह सीटेट 2022 का पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो आपका ये आपका 29/12/2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसी का आज हम जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो 30 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, तो ये आपका ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है सीटेट एस्पिरेंट के लिए। जो भी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपका है, और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। और ये सभी ऑनलाइन जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन मोड में, इसी का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो बचपन से जो वयस्कता के परिवर्तन काल का जो समय होता है वह क्या होता है? तो किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय किशोरावस्था का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब जो अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपका है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? देखिए स्थूलगामक कौशल, तो निम्न में से जो है स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता किसको होगी? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना या फिर चलना और दौड़ना। देखिए तो यहाँ पर आपका स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता जो है आपका किसको होता है? तो चलना और दौड़ना। जो मांसपेशियों का सहारा जो लेते हैं वो क्या होता है आपका? मांसपेशियों का सहारा से जो काम किया जाता है वो आपका स्थूलगामक कौशल होता है। तो चलना और दौड़ना क्या हुआ? मांसपेशियों की सहायता से वो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और ब्रश से पेपर पर कटिंग करना, यस क्या है आपका सूक्ष्मगामक कौशल है, जो आपका हाथ का सहारा रहता है, कलाई का। तो पेपर से के टुकड़े काटना और चिपकाना यह भी आपका सूक्ष्मगामक कौशल होता है। और सुई में धागा डालना भी क्या है? आपका सूक्ष्मगामक कौशल। तो आपका स्थूलगामक कौशल जो मांसपेशियों के सहारा से होता है, और सूक्ष्म जो आपका गामक कौशल ये आपका क्या होता है? जो क्या बोलते हैं हाथ से जो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, चलना और दौड़ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंस है, इसलिए और सभी क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाजीकरण की प्रथम संस्था है। समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है? तो समाजीकरण की जो प्रथम संस्था है वो है परिवार। क्या है? परिवार। समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या कहलाता है? परिवार। परिवार जो है समाजीकरण की प्रथम संस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, यह मान्यता की भौतिक वस्तु में जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, यह क्या कहलाती है? यह मान्यता की भौतिक वस्तु में जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, यह क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? आपका जीववादी सोच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा,
जीववादी सोच। भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, यह सभी जो है आपका क्या कहलाता है, जीववादी सोच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो आपका कथन से है, तो यहाँ पर आपका कथन को आप देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा करना होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन को अच्छा से देखेंगे तो आपका अभिकथन है। कथन क्या है आपका, 4 वर्ष रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। कारण क्या दिया है, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो इसके लिए सही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प का ए और बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। और दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा ऑप्शन है ए और ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा आपका ए और डी, ए और आर क्या है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, ए और आर क्या है, दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। तो ये आपका पहाड़, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पहाड़ क्या है, पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, या फिर रटंत अधिगम, या फिर चौथा है आपका निष्क्रिय अधिगम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है, सहयोगात्मक अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग जो है वो प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 आपका है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो क्या वह पूर्व संक्रियात्मक चरण होता है, या फिर पूर्व परंपरागत चरण होता है, या फिर परंपरागत चरण, या फिर पश्च परंपरागत चरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सही इसका सही हो जाएगा, परंपरागत चरण। क्या हो जाएगा, परंपरागत चरण। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो है आपका किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता हुआ आपका होता है परंपरागत चरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, एक प्रगतिशील कक्षा, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। एक प्रगतिशील कक्षा जो आपका प्रोग्रेसिव जो क्लास होता है वह उसमें क्या होता है। परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, या फिर शिक्षक केंद्रित होती है, या फिर विद्यार्थी केंद्रित होती है। देखिए प्रगतिशील कक्षा में जो आपका क्या होता है, तो विद्यार्थी केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रोग्रेसिव जो क्लास होता है, प्रगतिशील कक्षा जो होता है उसमें क्या होता है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। रेनू एक विद्यालय में परंपरागत है और हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा
जो आपका सीटेट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपका सभी शिक्षक के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और सभी आप शिक्षक बंधुओं से यह आपका निवेदन है कि आप सीटेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया है और आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपका 2022 में जो पूछा गया CDP का आपका क्वेश्चन पेपर है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट के लिए, सीटेट में, तो वो आपका 30 क्वेश्चन है जो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका 10 नंबर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है और हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक, जिसको अंतर्वैयक्तिक बोलते हैं, या अंतः व्यक्तिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारस्परिक, जिसको अंतः व्यक्तिक होता है, अंतः व्यक्तिक, पारस्परिक जो उसका बुद्धि होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपका 2020 NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में ये आपका बना है, लागू हुआ है। चलिए 2020 में वो NEP बना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो क्या होगा, केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, या फिर बच्चों की मातृभाषा का? तो यह जो आपका इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, बच्चों की मातृभाषा का। तो ये आपका NEP जो बोल रहा है, शिक्षक को स्टूडेंट से जो है आपका विद्यार्थी से, शिक्षार्थी से उसको उसके मातृभाषा में ही उसको संप्रेषण के लिए प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। तो आपका बच्चों की मातृभाषा में ही उसको प्रयोग करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। तो वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। तो माँ का जवाब क्या दिखाता है? तो यह जो माँ का जवाब है वह क्या दिखाता है? तो माँ का जवाब क्या दिखाता है आपका लिंग रूढ़िवादिता को दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता को, क्योंकि उसमें जो है आपका भेदभाव हो रहा है, क्योंकि वो वैशाली ने 5 साल की वैशाली अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वो फुटबॉल चाह रहा है और उसकी माँ बोलता है कि वो फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं। तो वह क्या है, लिंग रूढ़िवादिता को वो बतला रहा है, क्योंकि इसमें लड़का लड़की का भेदभाव है। फुटबॉल केवल लड़का के लिए नहीं है, वो फुटबॉल लड़की भी खेलता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका माँ का जो जवाब वो क्या दिखाता है, लिंग रूढ़िवादिता को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चों का जो नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या होता है? बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना जो आपका क्या होता है, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। क्या करेगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या होगा, बच्चों के समूह में हीनता होगा और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से
जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, या फिर केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, या फिर साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं, तो उसका 14 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चे, क्या 14 का बी हो जाएगा। बच्चे जो है आपका क्या है? बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना ही क्या हुआ? सतत व समग्र मूल्यांकन के मायने हैं। चलिए तो अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, ये सभी पेडागोजी का प्रश्न है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपका सीटेट एग्जामिनेशन में आपका 30 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रभावित शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों को प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। देखिए, प्रभावित शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन, क्या हो जाएगा? रचनात्मक मूल्यांकन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका एक समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव क्लास, जो आपका एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, या फिर दूसरा विकल्प है आपका केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान रखना, या फिर बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना या उनका पृथक्करण करना, या फिर चौथा ऑप्शन है खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 16 का जो हो जाएगा आपका एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। बच्चों की विविध जो ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका का क्या भूमिका है? तो बच्चों की जो अलग अलग ज़रूरत है, अलग अलग आवश्यकता है, उसका पता लगाना और उनका ख्याल रखना ही क्या है? वो समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका होता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 आपका है विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, या फिर विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, या सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, या फिर अप्रत्यक्ष निर्देश देना, या फिर विद्यार्थियों को स्वायत्त लचीलापन देना। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का मतलब 1 और 3 और 5। तो आपका हर विद्यार्थी को क्या होगा? जो है स्वीकार व सम्मान देना, ये आपका ये भी सही है। हर विद्यार्थी को स्वीकार व सम्मान देना, यह सही है। और दूसरा आपका ये आपका सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, यह भी आपका सही हो जाएगा। और आपका 5 नंबर आपका हो जाएगा सही, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, ये आपका 1, 3 और 5। तो आपका ये 2 नंबर गलत होगा और आपका 4 भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, यह गलत बात है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, यह भी क्या है? गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1, 3 और 5। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, ये आपका शिक्षिका को ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा बात आपका जो है आपका सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना चाहिए, यह भी शिक्षिका को ध्यान रखना चाहिए। और आपका अंतिम बात आपका है विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, यह भी आपका जो आपका शिक्षण के दौरान शिक्षिका को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या
18, प्रश्न संख्या 18 आपका क्या है? एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विविध तरह के दृश्यक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, या फिर कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है बहुत सी मुख्य फिल्में दिखानी चाहिए, या फिर बहुत सी संरचित वर्कशीट चित्र जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। तो 18 जो है आपका दृष्टिबाधित का मतलब वो बच्चा जो देख नहीं पाता है, तो उस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जो बच्चा दृष्टिबाधित होता है, जो दृष्टिहीन होता है, जो बच्चा वह दिखाई नहीं देता है, उस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो आपका कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल हाथ से बना हुआ सामग्री का उपयोग करना चाहिए, जिससे वह छू करके वो पता कर सके। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए शिक्षक को। चलिए, तो अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वलीनता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, या फिर पठन वैकल्य, या फिर चौथा विकल्प आपका गुणज वैकल्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 19 का ए हो जाएगा, आपका स्वलीनता। क्या हो जाएगा? स्वलीनता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती जो है किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? तो स्वलीनता का। क्या है? स्वलीनता का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपका है शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहती है? सृजनात्मकता को, असहयोग को, या फिर रटना, या फिर अनुशासनहीनता को। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मकता को, क्रिएटिविटी को वो बढ़ावा देना चाहती है। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता हो वह बनाएं। तो इसके माध्यम से वह बच्चों में जो है आपका सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहती है। तो उससे आपका क्या होगा? क्रिएटिविटी बढ़ेगा। और आपका तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मकता। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 आपका है बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल। तो इसका जो सही या फिर पांचवा है आपका अमूर्त तर्क। तो ये आपका यह विकल्प नहीं है, विकल्प आपका यहाँ पर है, नीचे है। तो आपको यहाँ पे उसमें सही विकल्प को आपको क्या करना है? चुनना है। तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो आपका शारीरिक कौशल पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और सामाजिक कौशल पर भी क्या है? ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और संज्ञानात्मक क्षमता पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और आपका संवेगात्मक कौशल पर भी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अमूर्त का तर्क ये आपका यह नहीं होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है? रचनावादी कक्षा में जो कंस्ट्रक्टेड जो क्लास होता है, अर्थपूर्ण सीखना। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या होता है? रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना से क्या तात्पर्य है?
तो आपका अर्थपूर्ण जो सीखना है उससे क्या तात्पर्य है? तो जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, या फिर अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया से है, या फिर इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, या फिर बारंबार वेदन तथा अभ्यास से होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया। क्या है? अर्थपूर्ण सीखना का जो तात्पर्य होता है अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, यानी एक टीचर जो है मैम है और वो बच्ची जो है वो क्या है, वो उसको कॉन्सेप्ट समझने में वो क्या है, वो फेल्योर है, वो कॉन्सेप्ट को वो समझ नहीं पा रहा है। तो वह उसके साथ मिलकर किस तरह का काम करना चाहिए, या उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, तो उस बच्ची के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाठ, अनुरक्षण, पूर्वाभ्यास, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या फिर प्रत्यक्ष निर्देश। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 23 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा पाठ। क्या हो जाएगा? पाठ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा पाठ। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह भी आपका कथन वाला है, फिर से कथन और तर्क। तो आपका यहाँ कथन आपका ए है और तर्क आपका आ रहा है, चलिए रीजन। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कथन आपका। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण उदाहरण शामिल करती है। ठीक है, तो इसका तर्क आपका जो है रीजन जो है क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ही इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, नहीं अभिकथन भी सही है और तर्क भी क्या है, वो सही है। लेकिन आर जो आपका जो है रीजन जो है आपका क्या है, वो ए का सही व्याख्या करता है, नहीं रीजन जो है वो तर्क जो वो करता है और अभिकथन का वो सही व्याख्या करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है? निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना, समस्या को अस्पष्टता से परिभाषित करना, या फिर पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, या फिर चौथा ऑप्शन है वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीकों पर स्थिर रहना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना, ये आपका इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही विकल्प? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना, ये आपका क्या है? बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। कौन? वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना, यह क्या है? बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यह भी आपका अभिकथन और तर्क। देखिए अब जो क्या है आपका कथन और तर्क से प्रश्न को पूछा जाता है, और इसमें ही देखिए ये जो सेट है इसमें 3 आपका
अभिकथन और तर्क से 3 क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। तो आपका कथन है विद्यार्थियों द्वारा, कथन क्या आपका है, विद्यार्थियों द्वारा तो ये जो 26 नंबर प्रश्न आपका है, अभिकथन आपका है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। ये आपका कथन है, क्या है, अभिकथन आपका क्या है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। अब इसका देखिए तर्क क्या है आपका, रीजन, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। देखिए कथन आपका तो ठीक ठाक है, लेकिन रीजन इसका क्या हुआ, सही नहीं है, तर्क उसका सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों गलत, ए और आर दोनों क्या है, गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब अभिकथन भी गलत है, यह भी क्या है, अभिकथन भी गलत है, एवर्सन भी गलत है, और आपका जो आपका रीजन भी क्या है वो भी क्या है, गलत है। जो आपका अभिकथन है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाते नहीं, ये तो गलत बात है। विद्यार्थी द्वारा गलती करेगा, विद्यार्थी त्रुटि करेगा, तो उसमें शिक्षक व विद्यार्थी की असफलता को दर्शाती है, तो गलत, इसमें शिक्षक का तो कोई बात ही नहीं है। विद्यार्थी गलती कर रहा है, विद्यार्थी त्रुटियां कर रहा है, तो शिक्षक असफल क्यों होगा, शिक्षक की असफलता को क्यों दर्शाएगा, नहीं, यह तो अभिकथन ही गलत है, क्योंकि असफलता तो विद्यार्थी को होगा, ये वो गलती कर रहा है, वो त्रुटि कर रहा है, शिक्षक असफलता खुद तो नहीं दर्शाएगी, ये आपका गलत है। और तर्क देखिए क्या है, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, नहीं, ऐसा बात नहीं, बच्चे में सोचने की क्षमता नहीं होता, फिर आगे फिर वो कुछ करता कैसे है, नहीं, बच्चे में सोचने की क्षमता होती है। उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे में लिखा हुआ है, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होता है, ये गलत बात है। तो कहने का मतलब आपका अभिकथन भी गलत है और आपका क्या है, तर्क भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका। अब 27 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा भाव नहीं है। देखिए कौन सा भाव नहीं है, स्मृति, प्यार, क्रोध और भय। तो यहाँ पर आपको भाव बताना है कि कौन सा भाव नहीं है, भाव नहीं है पूछ रहा है। तो आपका इसका सही उत्तर होगा आपका स्मृति। क्या हो जाएगा, स्मृति, ऑप्शन नंबर ए। स्मृति जो है क्या आपका भाव नहीं है। क्रोध क्या है, क्रोध आपका भाव है, भय भी क्या है, भाव है, और प्यार भी क्या है, भाव है। क्रोध, भय, प्यार यह सभी क्या है, भाव है, और आपका स्मृति क्या वो भाव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। तो वह क्या कर सकती है, हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, या फिर दूसरा अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, या फिर तीसरा ऑप्शन आपका विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, या चौथा ऑप्शन है आपका बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके ही जो है आपका जो है क्या हुआ, आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षिका को करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, क्योंकि वो अंदर से जो मोटिवेट हो जाएगा बच्चा, जब इनर मोटिवेट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके ही जो है वो प्राथमिक शिक्षिका को जो है वो आपका बच्चों का भला हो सकता है। तो क्या होगा, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन,
बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या होता है? जो स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता है या फिर स्वास्थ्य अधिगम में बाधा डालता है या फिर मानसिक स्वास्थ्य अधिगम से संबंधित नहीं है या फिर मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। तो इसका जो 29 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम जो है आपका क्या करता है? अधिगम को सुसाधित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं सीडीपी के, जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सीटेट जो होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें आपका सीडीपी का जो पोर्शन होता है आपका, उसमें 30 क्वेश्चन सीडीपी से पूछा जाता है। इसका आज हम जो आपका 2022 का जो ऑनलाइन मोड में जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो सीडीपी का, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक का कर रही है? देखिए क्या बोल रहा है। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी, या फिर कोशिश की कमी, या फिर कठिन भाग्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 30 का क्या हो जाएगा? कोशिश की कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कोशिश की कमी। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो रूही अपने प्रदर्शन का जो आरोपण वो जो है आपका क्या है? कोशिश की कमी जो है कारक को कर रही है, यानी जो वो किस कारक को कर रही है? तो कोशिश की कमी, वो कोशिश की कमी को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग ने देखा कि सीडीपी का जो आपका 30 महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया था, जो आपका सीटेट जो एग्ज़ाम होता है उसी का, ये आपका सीडीपी का 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में आप लोगों ने देखा, जो बहुत ही सभी महत्वपूर्ण प्रश्न था, प्रीवियस ईयर से लिया गया था। और फिर नेक्स्ट वीडियो में और आगे का भी सीरीज को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी शिक्षक बंधुओं को थैंक यू सो मच, और यह वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर अगला वीडियो फिर आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।